यार घर को सजाने से लेकर के संवारने तक सारी चीज़ें मेरे से आप पूछ लो, जितना भी मतलब क्वेश्चन हो सके ना वो मेरे से भर भर के पूछो, मैं जवाब देने को रेडी हूँ। लेकिन जब आप लोग ये पूछते हो ना कि आप अपना स्ट्रगल शेयर करो, अपना यूट्यूब जर्नी शेयर करो, एकदम से सन्नाटा हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता, एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। यार ये जर्नी जो है ना बहुत उसमें मतलब अप्स एंड डाउन्स रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो आज का जो वीडियो है ना वो मोटिवेशनल वीडियो आप कह सकते हो। तो जब आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे तो कहाँ तक मैं मोटिवेट कर पाऊँगी ये मुझे नहीं पता। और मैं जब वॉइस ओवर भी दे रही हूँ ना तो मेरे पास पेन पेपर, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देते जाऊँगी। और सच बताऊँ तो मैं फ़ेस टू फेस कैमरे में आ नहीं सकती थी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे ना। तो मैं सोच रही थी कि कुछ काम करते भी जाती हूँ, साथ ही साथ बात भी करती जाती हूँ, तो आप लोग को उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख जाएगी, प्लस मोनोटोन नहीं लगेगा, है ना, बोरिंग नहीं लगेगा आप लोगों को। अगर प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ, और मैंने ना भोपाल में ही इंजीनियरिंग किया, वहीं से मैंने मास्टर्स भी किया है। तो मैं बेसिकली इसी फिराक में थी कि मैं ना अपना जेब खर्च जो एक्स्ट्रा अर्निंग होता है वो निकाल पाऊँ। कुछ कुछ लोगों को मौका मिलता है, तो आई वॉज वन ऑफ द लकीएस्ट, मुझे मिला वहाँ मौका। जिस कॉलेज से मैं मास्टर्स कर रही थी ना दोस्तों, उसी कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर को पढ़ाना चालू कर दिया था। क्या है ना कि मुझे अर्निंग निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था यार। थोड़ा बहुत मैं ट्यूशन्स भी लेती थी तो थोड़ा मेरे पॉकेट खर्च भी निकल जाते थे। तो यार मैं उसी टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई थी जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। थोड़ा बहुत मेरा अर्निंग भी हो जाता था अच्छा खासा। तो जितने लोग फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाते थे उनको तो पता ही है कि स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी रहती है कितनी मिनिमल होती है, ये तो मुझे रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या है कि जैसे ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जो थीसिस सबमिट करना होता है ना, उसके बाद मैंने जॉब स्विच किया, मतलब मैंने कॉलेज अपना चेंज किया। मेरे सैलरी में आया इंक्रीमेंट, मैं बहुत खुश हो गई थी। को मेरी जो सैलरी थी ना दोस्तों, मतलब जो मुझे लग रहा था देख कर कि वाह मैं कितना ज़्यादा कमा रही थी, वो था 45,000 है, 45,000 रुपये उस टाइम पे मुझे मिलते थे। तो ये कंटिन्यूअसली मैं करते गई जब तक कि एक ऐसा मोड़ ना आ गया, एक ऐसा सिचुएशन जिसको बोलते हैं ना ब्लैक डे। यार पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे। बहुत तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती थी, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखती थी, मेंटेन करती थी, बट क्या है ना कि पॉलिटिक्स, आप ना पॉलिटिक्स से नहीं भाग सकते हो, हैं, आपको आपको वो चपेट में ले ही लेंगे। कुछ फैकल्टीज़ और कुछ गिने चुने ऐसे नादान बच्चे जिनको बहुत ही आसानी से मार्क्स मिल जाता था इधर उधर थोड़ा बहुत बटरिंग करके एचओडीज़ का, तो उनको ये लगता था कि हम जैसे जो फैकल्टीज़ हैं ना वो एवं ही मुँह उठा करके हमें मतलब पढ़ाने का मौका मिला है। यार बाकायदा हमने इंटरव्यू दिया है, एक नहीं 3-3 राउंड का मतलब प्रोसेस चलता था, तब जा करके सिलेक्शन हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिला था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने नौकरी को नहीं छोड़ा था। बहुत ही प्यारा नौकरी था यार, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। मैं तो ये भी सोच रही थी कि 2-3 साल मैं और उस अगर इंस्टीट्यूट में काट लेती ना तो मेरे सेविंग्स अच्छे खासे हो जाते, तो मैं जब घर वापस जाती तो अपने पापा को गर्व से बोल भी सकती थी कि हाँ मेरे अकाउंट में अब इतना है, जो भी खर्चा आप लोग करना चाहो वो कर सकते हो। तो एक ब्लैक डे है ना। मेरा जो दिन था वो पता नहीं क्या था यार, पूरा बुरा दिन था। मुझे डीन के ऑफिस में बुलाया गया, मुझे एनवेलप थमा दिया गया, एंड उस एनवेलप में पता है क्या लिखा था कि योर सर्विस इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन दिस इंस्टीट्यूशन। आप समझ सकते हो ये पढ़ने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ भागूं, किसके पास हाथ जोड़ करके मिन्नत करूं कि प्लीज़ मुझे यार अपना सफाई देने का मौका तो दो, एक चांस तो मुझे मिलना चाहिए ना। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, इतने मतलब एक मेन बिल्डिंग था, उसके इतनी सारी सब ब्रांचेस थे, तो क्या मुझे एज अ फैकल्टी वहाँ पे रिक्रूट नहीं कर सकते थे? ऐसा मैंने क्या क्राइम कर दिया था कि मुझे दोबारा मौका ही नहीं मिला? मुझे ना बच्चों से मिलने तक का मौका मिला। मैं पूछ सकती थी कि यार मेरा क्या फीडबैक तुम लोग दिए हो, ये तो बता दो कि मैंने क्या ऐसा क्राइम कर दिया। ना ही मुझे मौका मिला फेस टू फेस वो एचओडी से बात करने का कि सर कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे कि मैं कहीं और काम कर सकूं। बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है हमें। इंटरव्यू दे करके मैं आगे सिलेक्ट हुई थी, तब जा कर के बढ़िया सा नौकरी मेरे हाथ से निकल गया। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी दोस्तों, और शायद पूरी ज़िंदगी भर मुझे अगर याद रखना पड़ गया ना तो मैं उसको याद रखूंगी, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। उस टाइम पे मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी, लेकिन आज के डेट में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस टाइम पे कहाँ थी। और अगर शायद वो दिन नहीं आया होता ना
तो आज के डेट में मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, इतने गर्व से, इतना प्राउडली मैं अपना जर्नी जो है ना वो आप लोगों से शेयर नहीं कर रही होती। तो कुछ कुछ टाइम तक तो मैं हॉस्टल में रही, बट बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे मानते थे ना, दे टोल्ड मी कि प्रिया आप जाओ अपने पापा के पास घर जाओ। तो मैं फाइनली गई, घर गई, शादी वादी हुआ और शादी का भी मज़ेदार किस्सा है, वो मैं कभी और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ से एक न्यू लाइफ शुरू हुई शादी के बाद। सब कुछ भूल गई जो हुआ पास्ट में गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्विट कर चुकी हूँ, जस्ट एज अ हाउस वाइफ ही रहूँगी। तो अच्छा लगता था उस टाइम पे। मेरी प्यारी सी बेटी आई, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना, छोटी थी बहुत है ना, उसको कुछ कुछ चीज़ें सिखाना, उसका जो नॉटीनेस होता है सब कुछ कैप्चर करने लगी। ऐसे तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास हुआ फुटेजेस कहीं मेल पे पड़ा हुआ तो मैं आप लोगों से अभी शेयर भी कर दूँगी। बहुत ही क्यूटी पाई लगती थी मेरी डॉटर, बस कैसे टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। उसकी शैतानी, उसकी नादानियाँ, हर एक चीज़ मैं रिकॉर्ड करती रहती थी। मेरे हस्बैंड का है ट्रांसफरेबल जॉब, तो हर 3 साल में ट्रांसफ़र होना है, ये तो पक्का तय है। तो सबसे पहले हम गए गुजरात, वहाँ 3 साल काटने के बाद फिर मैं आई चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ना आते आते बाबू काफ़ी मतलब बड़ी हो चुकी थी, तो उस टाइम पे मेरी सास के पास मैं रहती थी। और वहाँ पे क्या था, वो मेरी बिटिया को देखती थी एंड एवरीबडी इनकरेज्ड मी कि प्रिया तुम जो भी कोर्स करना चाहती हो, अगर तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैंने सुना था कि चंडीगढ़ में ना अच्छा खासा सैलरी आपको मिल ही जाएगा अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि मैंने एमटेक किया हुआ था। फिर मेरे दिमाग में ना हलचल मचने लगा। मदरहुड और जॉब के बीच में ना मैं काफ़ी स्ट्रगल करती थी, सोच ही नहीं पाती थी कि किसको चुनूँ। 6 महीने मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। जब मैं गई इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद मैं इंटरव्यू में छट गई सीरियसली। उस टाइम पे मुझे लगा कि यार प्रिया, जॉब तेरे बस की बात नहीं है, जितना तेरे को पढ़ना था तूने पढ़ लिया, अब तुम घर ही संभालो। तो फिर मैंने मान लिया कि चलो अब मैं जब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ तो क्या करूँगी, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं थी उस टाइम पे ना, यूट्यूब का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, और मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार चलो यूट्यूब में कुछ तो देख करके सीखते हैं, फिर मैं इन लॉज़ को अपना बनाऊँगी खाना और शेयर करूँगी, उनका भी फीडबैक लूँगी कैसा मैंने बनाया है। तो मैं जो चैनल देखती थी ज़्यादातर वो था कविता's किचन। मुझे कविता जी का हर एक डिश बहुत ही पसंद आता है। इनफैक्ट मैं आज भी अगर कहीं फंसती हूँ, मुझे कुछ देखना होता है ना, या तो मधुराज रेसिपी मैं देखती हूँ या तो कविता जी का मैं देखती हूँ। तो मुझे ये दोनों मेरे तो एक्चुअली फेवरेट है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कौन से ऐसे शेफ़ हैं जो फेवरेट हैं। तो कैसे कुछ लोगों को अगर आप हर दिन देखते रहोगे, उन्हीं का चीज़ फॉलो करते रहोगे, तो आपके भी दिल में आता है ना कि यार मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी इनसे इंस्पायर होकर के अपना एक चैनल खोलूँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल भी मतलब ABCD भी नहीं आता था मुझे यूट्यूब का। बस इतना पता रहता था कि यूट्यूब एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे नॉलेजेस गेन कर सकते हैं। तो ना मुझे यूट्यूब के बारे में कोई सिखाने वाला था, मैं चैनल अपना ओपन करूँ तो कैसे करूँ, किसके पास जाऊँ, मदद किससे लूँ। तो थोड़े दिन के लिए कुकिंग का चैनल मैंने देखना बंद किया, टेक चैनल मैंने देखना शुरू किया। आप लोग बोलते हैं ना आप कहाँ से सीखे एडिटिंग करना, तो बेसिक से मैंने शुरू किया कि अपना चैनल को कैसे ओपन किया जाए। ये स्टेप मैंने पार कर लिया, मेरा चैनल ओपन हो चुका था। अब दिमाग में ये कन्फ्यूजन था कि मेरा चैनल का नाम क्या होना चाहिए। मैं अपना आइडेंटिटी शो करना चाहती हूँ। मैं फैकल्टी थी तो कुछ ट्यूटोरियल इंजीनियरिंग का इस तरीके से डालूँ। तो जो सबसे पहला मैंने अपने चैनल का नाम रखा था, बहुत ही रेयर में किसी लोगों को पता होगा जो मुझे स्टार्टिंग से अगर फॉलो कर रहे हैं, फन लर्निंग विथ प्रिया राय। बहुत ही लंबा था और मैं क्या करती थी, मैं अपनी डॉटर को पढ़ाती थी किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड, जो भी फॉरेन वाला कल्चर था उसको मैं अप्लाई करती थी। ना पेन, ना पेंसिल, ना स्केल, ना स्लेट, कुछ भी नहीं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी था। कलर्स आइडेंटिफाई करना सिखाती थी। फोनिक्स मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क ख ग घ ABCD, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही अपने डॉटर को बेसिक से शुरू कर चुकी थी। तो अगर आप लोग उस टाइम का भी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो कि मैं क्या बनाती थी, क्या अपने डॉटर को सिखाती थी ना, कुछ वीडियोस की मैं लिंक्स आप लोगों से शेयर कर दूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। एक बार जाइए, थोड़ा बहुत हंस लीजिए, अच्छा भी लगेगा, देख लीजिए उसे।
3 साल तक मैं वीडियोस कंटिन्यूअसली डालते गई, बस बच्चों को पढ़ाना लिखाना और जो भी मैं नॉर्मल डेली रूटीन का व्लॉग डालती थी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब्सक्राइबर 3 साल में कितने हुए थे? 350। ये नंबर मुझे हमेशा याद रहेगा। अब अच्छा, अगर किसी भी फील्ड में हो, तरक्की नहीं मिल रही है तो कैसे अजीब सा मतलब फीलिंग आता है ना कि यार डिस्गस्टिंग है लाइफ, एकदम कुछ नहीं कर पा रही हूँ यार, एक कुछ भी चालू करती हूँ फेल हो जा रही हूँ। मतलब फेलियर जो है ना बार बार मेरे आड़े आ रहा था। मैं कुछ भी शुरू कर रही हूँ तो पॉज हो जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, उसके अंदर का जो बैटरी है ना वो सड़ गया था। कौन सा ऐसा ब्रांड चुनूं बैटरी लगाते ही फटाफट मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं था, मैं खुद ही थी, अपने आप से लड़ रही थी मैं उस टाइम पे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं हर एक फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन उठाती थी चुपके चुपके से उस टाइम पे और खुद ही अपना वीडियोस देखना चालू कर देती थी, ये सोच करके कि उस पर्टिकुलर वीडियोस में ना मेरे व्यूज़ आने वाले रहेंगे। उसके मोबाइल इतना तो पता था कि अलग अलग गैजेट से देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक कहलाएंगे। और जो दूसरा ब्लंडर मैंने किया था वो ये था कि सभी के व्हाट्सएप पे मैं लिंक भेजना चालू कर चुकी थी। मतलब आप समझो मेरे फ्रस्ट्रेशन का लेवल उस टाइम पे क्या था। वीडियोस में व्यूज़ बढ़ेंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे, ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा मेरे चैनल पे जो बैड इम्प्रेशन है ना वो पड़ने लगा। अब आया एक ऐसा मोड़, हस्बैंड का फिर से ट्रांसफ़र हुआ। इस बार पहुंची मैं नोएडा। ये तो दिमाग में फिट कर चुकी थी कि कोई वीडियोस नहीं डालने हैं, ना ही बिटिया के डालने हैं, ना अपना डेली रूटीन डालना, कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं डालूंगी। दिमाग में ये चीज़ सेट करके मैंने रख लिया था, जिसको बोलते ना थेथर अपने लैंग्वेज में, वो बन चुकी थी मैं। मुझे पता चल चुका था कि तू किसी काबिल नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती है प्रिया। किराए के मकान में मैं शिफ्ट हुई थी और उस टाइम पे ना मुझे कुछ भी लोग बोलते थे ना मैं हर्ट हो जाती थी। वहाँ का जो ओनर है ना, मतलब वो पर्टिकुलर घर के जो ओनर थे, उन्होंने ये कहा कि कोई दीवार पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए, दीवार पे ठोका पीटी नहीं होना चाहिए, बैल्कनी जैसा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बिल्कुल वैसा आना चाहिए। मेरे दिमाग में लगा कि इंसान है ना यार, हम लोग जानवर तो हैं नहीं, इस कदर कोई कैसे ट्रीट कर सकता है। फिर मैं लगी, अब देखो मेरे सेंटिमेंट में वैसे भी चोट लग चुका था, कोई और आकर के खुरेदेगा, उसको घाव बना देगा तो यार नहीं मज़ा आएगा, है ना। तो मैंने बोला कि अब तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि उनके दिल को ठेस भी ना पहुँचे और वो आकर के मुझे शाबाशी दें। लेकिन कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। ऐसे ही मैं बर्तन वगैरह धो रही थी तो जो प्रसाद के डिब्बे रहते हैं ना, मिठाई के जो डब्बे रहते हैं, बस वही पड़े हुए थे। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट मेरे पास रखे थे, मम्मी जी के घर से मैं ले करके आई थी। थोड़ा बहुत घर किराए का रहता है तो एसी वाला जो है ना पाइप का पानी उसी पे लपेटने के लिए ले करके आई थी। दिमाग में लगा कि चलो यार कुछ तो करते हैं। और छोटा सा मोबाइल था, वैसे भी उस मोबाइल से काफ़ी बोर हो चुकी थी, फिर भी उसको लगाया अपने स्टैंड पे, छोटू सा टूटा फूटा स्टैंड जो मेरे पास पड़ा हुआ था। 3 साल से लगातार मैं उसी को चला रही थी और किया मैंने कैप्चर बैल्कनी का मेकओवर। वो मेरा सबसे पहला वीडियो रहा था। मैंने उसको अपलोड किया वही चैनल पे, फन लर्निंग विथ प्रिया राय, अपलोड किया और अचानक से रातों रात, आप यकीन नहीं करोगे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। अरे आपने क्या बनाया? क्योंकि मैंने ना फाउंटेन बनाया था। लिंक में डिटेल जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लेना। मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आए, आई थिंक मिलियन के ऊपर रहा। उस पर्टिकुलर किराए का मकान में शिफ्ट होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जो मैंने सब्सक्राइबर गेन किए थे ना, 350 से एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया 600। कब मैंने 1000 क्रॉस कर दिया। और आपको याद होना चाहिए कि YouTube का क्राइटेरिया ही ये था कि अगर आप चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो तो 1000 सब्सक्राइबर आपके होने ज़रूरी हैं। बस भाई उसके बाद तो पूछो मत, मेरे अंदर जो जुनून सवार हो गया ना कि बस आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछते थे ना, बस उसी के ऊपर मैं काम करते गई। कोई लोग ये बोलते थे कि आपका हाथ का कलाकारी बड़ा अच्छा है तो आप पेंटिंग ही करो, कोई मेकओवर के लिए डिमांड करते थे। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, उस पर्टिकुलर किराए के मकान को मैंने अपना समझ करके हर एक चीज़, हर एक कॉर्नर तक नहीं छोड़ा था और डेकोरेट करके ऐसे ना जान डाल दिया था मैंने उसमें। अब मैं वेट करने लगी यूट्यूब का फर्स्ट सैलरी मेरे अकाउंट में कब आएगा। क्या होता है ना कि कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है, अगर आप उसको क्रॉस करोगे तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। यूट्यूब के अकाउंट में आ चुके थे, लेकिन मेरे खाते में आने में काफ़ी टाइम था। 7,000 रुपये मेरे बने थे। अब आप समझो कहाँ मैं 45,000 कमा रही थी और गिरी कहाँ पे आ करके 7,000 रुपये पे, वो भी अकाउंट में अभी आना बचा हुआ था। तो इसी बीच मुझे एक ब्रांड का कॉल आया और वो ब्रांड ने मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी। आज के डेट में वो जो वीडियो है ना दोस्तों, वो मिलियंस के ऊपर जा चुका है उसका व्यूज़। लिंक चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
वो जो किराए का पर्टिकुलर मकान था ना, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ थी, बटोर रही थी मैं सारी खुशियों को। तो एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ गया था कि अब मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं अकेले रहूँगी, सारा काम खुद ही करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक ना मैं मेड को नहीं लगाती थी ये सोच कर कि वो जो 1500-2000 रुपये मैं मेड को दूंगी ना यार, मैं क्या करूँगी, जो भी मैं जुगाड़ू पंती करती थी थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्ट अब करूँगी पैसे बचा करके। जैसे मैंने बुकरम शीट खरीदा, और ख़रीदा मैंने तब जा कर के मैं आप लोगों से शेयर करती थी, लेकिन फिर भी दोस्तों वो भी आप लोगों को बजट फ्रेंडली ही लगता था। जब धीरे धीरे करके आप मेहनत करने लगते हो ना, आपकी आउटपुट दिखती है लोगों को, तो ब्रांड्स को भी दिखता है आपका कैलिबर, आपका मेहनत की उसमें पैसा लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो आई थिंक मैं मेरा एक ऐसा इमेज बन चुका था सबके सामने कि बहुत सारे ब्रांड्स मुझे अप्रोच करने लगे। मतलब हफ्ते में ना मैं 5 से 6 ब्रांड्स के साथ डील करती थी, लेकिन मैं चुनती केवल एक को थी। आज के भी डेट में आप देखना मैं छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं लेती हूँ, मैं बहुत ही कम ब्रांड्स लेती हूँ, बहुत ही मिनिमल ब्रांड्स लेती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो 2 साल तक तो दोस्तों हमने किराए के मकान में काट लिए, लेकिन 1 साल मेरे हस्बैंड का बचा हुआ था ट्रांसफ़र होना। उस वही मेन वहाँ पे हम लोगों को डिसीजन लेना था कि आगे क्या करना है। अपना भी इतना मैंने जो जमा पूंजी किया है, उन्होंने जो सेविंग्स किया है, कहीं ना कहीं उसको लगाते हैं। और उसके बाद फैला महामारी। मतलब हम लोग सोच ही रहे थे कि कोविड में सटा मेरे हस्बैंड चूंकि बैंक में हैं, आना जाना करते थे, तो उनको भी कोविड हो गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। वो क्वारंटीन में थे, लेकिन फिर भी हमने कम्युनिकेट करना नहीं छोड़ा। हमारे अंदर डिज़ायर था, उनको भी उम्मीद था कि हाँ प्रिया कुछ कर सकती है। हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक घर लेना है, हम लोग का एक मकान होना चाहिए जहाँ मैं खुद से रह सकूँ, सुकून से रह सकूँ, और मेरे हस्बैंड अलग अलग जगह पे जा सकें। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके ऊपर बोझ बन जाऊँ। प्लान तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड्स को हमने अप्रोच किया, उनको भी चाहिए था घर। और कोविड का ना 2 साल लगातार जो अप्स एंड डाउन्स रहा था ना, लॉकडाउन काफ़ी सारे एरियाज़ में फैल चुके थे, लेकिन जब धीरे धीरे करके सिचुएशन कंट्रोल में आया तब हम लोग बाहर निकले। और एक प्लस पॉइंट जो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ ये था कि रियल स्टेट का जो रेट थे ना काफ़ी हद तक गिर चुके थे। हम लोग ग्रेटर नोएडा आए और वहाँ पे एक बढ़िया सा सोसाइटी में हमने एक बढ़िया सा घर देखा, या रॉ फ्लैट था, हमने लोन लिया। फिर कारपेंटर से बात करके, जो भी इधर उधर के लोकल कारपेंटर्स थे ना, क्योंकि अपने पास बजट बिल्कुल मिनिमल था और उसी बजट के अंदर मुझे अपना घर को तैयार करना था। रात भर मैं डिज़ाइन करती रही कि मेरा किचन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग का किया था, इंटीरियर का तो कोर्स किया नहीं था, ABCD तो कुछ आता नहीं था। बट इतना पता है कि अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको स्केलिंग मेजरमेंट का नॉलेज है। मैं आती थी यहाँ पे अकेले अपनी बिटिया को स्कूटी से, मतलब नोएडा से यहाँ ग्रेटर नोएडा आती थी, और सुबह आती थी और शाम को मैं वापस जाती थी। तो इस बीच में करती क्या थी, यहाँ आने के बाद जो मेजरिंग टेप है ना, उससे मेजर मैं करती थी कितना बाय कितना का मुझे ओवरहेड कैबिनेट रखना है, मुझे अपने वार्डरोब्स किस तरीके से बनवाना है। हर एक चीज़ पर्टिकुलर डिज़ाइन करने के बाद मैं आई और कारपेंटर को मैंने दिया अपना डिज़ाइन, उसी के अकॉर्डिंगली वो चलता गया। हर एक चीज़ मेरे हिसाब से इस घर में मैंने बनाया है। मेरे पूरे परिवार वालों को मेरा घर बहुत पसंद आया। कोविड था, हम गृह प्रवेश में किसी को बुला नहीं पाए थे क्योंकि कोविड का 3rd स्टेज चल रहा था, लेकिन हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने अपना गृह प्रवेश करवाया बढ़िया तरीके से, और सबने अप्रिशिएट किया। आज के डेट में मैं YouTube से इतना जुड़ी क्यों हूँ पता है? क्योंकि आप पीछे जा कर के देखना, 6 महीने कंटिन्यूअसली मैंने YouTube में बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी जो मेरा मिलियंस में व्यूज़ आए थे ना, वो मुझे बैठा बैठा करके खिला रहा था। मतलब हर महीने 10-10 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में आते थे YouTube सैलरी की तरफ से। तो जितने मेरे बिगनर्स हैं ना, आप लोग जो मेरे वीडियोज़ देखते हो, ये कहते हो, आप लोग ये पूछते हैं ना, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप तो गैजेट में खर्च करती होंगी, अच्छे अच्छे गैजेट्स लेकर के आती होंगी, आपके पास तो अच्छे अच्छे एडिटर्स होंगे, आपके पास तो कैमरा मैन होगा, आपके पास तो ये वो। कुछ नहीं है मेरे पास। एक सिंगल लेडी अकेले 2 हाथों से सारा काम करती है। इतने दिनों से तो मैं एडिटर खोज रही हूँ कि भाई कोई मेरे वीडियोस को एडिट कर सके, ताकि मैं और ज़्यादा आपको वीडियोस शेयर कर पाऊँ। इनफैक्ट मैं तो इतनी लाचार हूँ, आपको क्या बताऊँ। वीडियोस तो आप लोगों से शेयर करती हूँ, आपको मज़ा भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लोनलीनेस फील होता है। यहाँ आने के बाद फिर से लाइफ, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि स्ट्रगल पॉइंट में आ गया है। कहाँ परिवार के साथ रहना चाहती थी, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन
मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनका जॉब है, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे हर 3 साल में उनको ट्रांसफ़र लेना है। एटलीस्ट एक बेस्ट पॉइंट मेरे पास ये है कि यस प्रिया, यू आर केपेबल टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। मैं हर दिन अपने आप को यही बोल करके मोटिवेट करती हूँ, इफ़ नो बडी इज़ देयर देन गॉड इज़ देयर। विल पावर आपको कौन देने वाला है? जब आप अकेले रहते हो तो विल पावर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का तजुर्बा, जो आपके अंदर जुनून सवार है ना, स्पार्क है ना, उसको हमेशा लाइट अप रखो, उसको हमेशा जलने दो, कभी बुझने मत दो। तो यही चीज़ को ले करके मैं आज के डेट में देखो आगे बढ़ती हूँ। अब अगर मैं आऊँ लास्ट स्टेज में कि आपने कितने पैसे खर्च किए गैजेट्स में, तो मैं आपको बताती हूँ। एक सिंपल सा वीवो फ़ोन से मैंने चालू किया हुआ था। आज की डेट में पैसे मैंने कमाए हैं तो मैंने आईफोन लिया था, बस वही आईफोन और वीवो से मैं शूट करती हूँ, वॉइस ओवर देती हूँ। बोया का माइक्रोफ़ोन है मेरे पास, अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया था, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बड़ा ही अच्छा माइक्रोफ़ोन है अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो। पहले मैं टाइम बर्बाद करती थी पेपर और पेन में, स्क्रिप्टिंग बहुत करती थी, स्क्रिप्ट करने की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता था, देख देख के पढ़ती थी मैं। अब मैं इतनी फ्रैंक हो गई हूँ आप लोगों से, मुझे लगता है कि आप लोग पास बैठे हो, हम सब डिस्कस करते हैं अपने लाइफ के बारे में, तो अब थोड़ा सा मैं फ्रैंक हो गई हूँ, खुल गई हूँ, और ये सब आप लोगों का ही देन है। मेरा जर्नी मोटिवेट किया हो आप लोगों को। अगर स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में आप लोग लिख करके बताइए। आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम। मैं हर उन लेडीज़ की मदद करना चाहती हूँ जो सच में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन प्लीज़ फिर कंफ्यूज मत हो कि मुझे क्या करना है, ऐसा मत कहो। अगर आप कुकिंग बहुत अच्छा जानते हो देन स्टार्ट मेकिंग कुकिंग वीडियोस। अगर आप पढ़ाना पसंद है आप लोगों को देन स्टार्ट मेकिंग ट्यूटोरियल्स। अगर आप लोगों को होम डेकोर पसंद है देन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। बी अ होम मेकर, हाउसवाइफ रह कर के भी आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर 1% भी आप लोगों को ये वीडियो, ये जर्नी मोटिवेटिंग लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे ना लाइक्स का बड़ा ही इंतज़ार रहता है, बहुत ही क्रेज़ है, सच बताऊँ व्यूज़ से ज़्यादा तो मुझे लाइक्स का आजकल क्रेज़ आता है। और तो और एक नया क्रेज़ ये है कि कमेंट में आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना तो फटाक से मुझे लगता है ओ वाओ, चलो एक बंदी तो कम से कम इनकरेज हुई है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट का। तो इसी तरीके से यूट्यूब के रास्ते पे चलते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जब कभी भी लगे कि थक गए हो तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर से स्टार्ट कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।